अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी मास्टर सीरीज़। आज की वीडियो के अंदर हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करनी है और हम उसके अंदर ये देखेंगे कि आपके पास कॉस्ट और स्टाफिंग लेवल की क्या इन्फ्लुएंस होती है आपके पास आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक सिंपल सी ग्राफ की बात करें तो इन द स्टार्टिंग हमारे पास जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो आपके पास लो से स्टार्ट होता है और हाई की तरफ मूव करता है। इसी तरीके से जो आपके पास प्रोजेक्ट का टाइम लाइन है वो आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है और फर्दर जो है टाइम लाइन इंक्रीज़ होती जाती है। इसके अंदर दो चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल की बात करें। पहला ये कि आपके पास कॉस्ट ऑफ चेंजेस जो हैं वो आपके पास इन द स्टार्ट जो है वो आपके पास लो होती है, उसका रिस्क कम होता है। लेकिन जूँ जूँ प्रोजेक्ट आपका आगे टाइमलाइन के साथ मूव करता जाएगा आपके पास जो कॉस्ट ऑफ चेंजेस जो हैं वो आपके पास इंक्रीज़ करती जाएंगी। इट मींस कि इन द मिडल आपके पास जो है कॉस्ट जो है आपके पास एवरेज, लेकिन एट द एंड अगर आपने प्रोजेक्ट को चेंज करना है या उसमें कोई भी चेंजेस लेके आनी है तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। तो इसी वजह से जो है प्रोजेक्ट के पहले फेजेस के अंदर जो है जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के एंड के फेजेस के अंदर गलतियों को सॉर्ट आउट करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से आपके पास स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस, रिस्क और अनसर्टेनिटी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं, आपके पास जो है इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आउटकम है, क्या आपके पास रिजल्ट्स हैं, उनका जो आपके पास रिस्क इन द स्टार्ट है वो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा होता है। इन द स्टार्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन जो जो टाइम मूव करता जाता है आपके पास चीज़ें क्लियर होती जाती हैं और चीज़ों की क्लैरिटी के साथ आपके पास रिस्क जो है वो ऑलरेडी कम होता जाता है। तो प्रोजेक्ट जब मूव करेगा अपनी टाइमलाइन की तरफ, एंडिंग की तरफ, तो आपके पास रिस्क और स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस और अनसर्टेनिटी वो आपके पास कम होती जाएगी। क्योंकि जो आपके पास स्टार्टिंग फेजेस होते हैं उसके अंदर जो है स्टेक होल्डर जो है वो आपको बार बार रिक्वायरमेंट चेंज करने को कहेगा, आपको बार बार ये कहेगा कि ये चीज़ कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, या आपके पास अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो आपके पास बेसिकली बार बार डिज़ाइन चेंज होंगे। लेकिन जब एक दफ़ा आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, एक दफ़ा आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होगी, तो आस्ता आस्ता आपके प्रोजेक्ट के साथ आपका रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें स्टाफिंग और कॉस्ट के लेवल के बारे में बात करें तो आपके पास जो है जो स्टार्ट है वो आपके पास यहाँ से होगा, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटपुट से। सो जो आपके पास पहली चीज़ जो हमारे पास आती है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो आपके पास आता है प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर के टाइम के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या चीज़ें जो हैं वो आपने लेके चलनी है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से काम करना है। और कॉस्ट और स्टाफिंग लेवल जो है आपका इन द स्टार्ट प्रोजेक्ट चार्टर के टाइम के ऊपर आपका कम होता है। इसी तरीके से जब आप सेकंड फेज़ में मूव करते हैं जिसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, बेसिकली जब आप आगे मूव कर जाते हैं आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन और प्रिपेयरिंग आप कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपके पास कॉस्ट और जो आपके पास स्टाफिंग लेवल है वो आपके पास इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स बाय द टाइम जो हम आगे जाते हैं हमारे पास स्टाफिंग लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। और जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अप्रूव करवा लेते हैं और फर्दर आप एक्चुअल ऑन साइट ऑन ग्राउंड काम करने के लिए चले जाते हैं तो आपके पास जो चीज़ आती है उसके हम कहते हैं कैरिंग आउट वर्क। आपके पास जिस टाइम पे आपने वर्क को आप एक्चुअल कैरी आउट करें उस टाइम के ऊपर आपके पास जो स्टाफ का लेवल होगा, जो कॉस्ट होगी वो आपके पास हाई पीक पे होगी। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के अंदर उस टाइम पे जो है जब स्टार्टिंग के बाद आपके पास हर चीज़ की, सीमेंट की कॉस्ट होगी, ब्रिक की कॉस्ट होगी, मजदूरी की कॉस्ट होगी, लेबर होगी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और उस प्रोजेक्ट को उस स्केजुअल डेडलाइन के अंदर जो है आपने फिनिश भी करना है। तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, आप लेबर लगाएं उसको और स्केजुअल टाइम के अंदर उसे कंप्लीट कर सकें। इसी तरीके से जब आपके पास आप उस प्रोजेक्ट को मूव करते हैं कि आपके स्टेक होल्डर ने एक्सेप्टेंस जो है देना शुरू कर दी, जैसे कि बिल्डिंग आपकी पूरी बिल्डअप हो गई है, या आपने ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट था उसमें आपने प्लांट पूरा लगा दिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट था तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका तकरीबन बन गया। इसी तरीके से अगर आप कोई और एजुकेशनल प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे तो वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आप कहते हैं एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स। तो जूँ जूँ आपकी एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स आपके मूव करते जाते हैं बाय द टाइम, तो आपके पास कॉस्ट और स्टाफिंग लेवल जो है वो नीचे आता जाता है क्योंकि आप क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपके पास स्टाफ कम होता जाएगा। देखें बिल्डिंग बन जाएगी तो वो जो लेबर थी वो उस बिल्डिंग से आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि फिर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपके पास जो है फिनिशिंग होती है, आपके घर की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें आपकी लेबर जो है वो उस लिहाज से नहीं होगी जो आपकी कंस्ट्रक्शन में होती है।
सो बेसिकली आप मूव करते जाएंगे क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ, आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, इसी तरीके से आपका रिस्क कम होता जाएगा, आपका स्टाफ कम होता जाएगा, और एट दी एंड जब आप पहुंचेंगे अचीव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, बेसिकली जो आपके पास आपको क्लियरनेस मिलेगी कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आप हैंड ओवर क्लाइंट को दे देंगे, तो उस टाइम पे आपकी कॉस्ट और आपका स्टाफिंग लेवल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो नील हो चुका होगा, क्योंकि आप अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको जो कॉस्ट जो आपने स्पेंड आउट की अपने प्रोजेक्ट पे वो अब आपको वापस मिलने का टाइम आ गया होगा। सो ये एक ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो कॉस्ट और स्टाफिंग लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने बाय द टाइम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आउटपुट्स के अंदर स्टाफिंग लेवल और कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, और ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको किस तरीके से कैरी आउट करता है। सो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ ये वीडियो। थैंक यू।